हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का 11 फेब का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन और इंग्लिश के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है इसमें। बाकी शिफ्ट का भी वीडियो चैनल पे है, जा कर के देख लीजिए। 13 से 14 सवाल आपका बन जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज़ अ स्टिक और क्यू/बैट नॉट यूज्ड। निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता? हॉकी, गोल्फ, बिलियर्ड्स या शॉट पुट। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा शॉट पुट। शॉट पुट में गोला का यूज़ किया जाता है, गोला फेंक कहते हैं इसे। और हॉकी में तो और गोल्फ में और बिलियर्ड्स में तीनों में स्टिक यूज़ होता है। ठीक है, गोल्फ में जो स्टिक यूज़ होता है उसे गोल्फ कप बोलते हैं और बिलियर्ड्स में क्यू बोलते हैं। अब देखते हैं कि शॉट पुट का वेट कितना होता है स्टैंडर्ड कंपटीशन का। तो मेन का जो है सीनियर मेन या अंडर 13 उसका 7.26 केजी का शॉट पुट का गोला होता है या 16 पाउंड का। ठीक है, और वुमेन का सीनियर डिवीज़न और अंडर 13 4 केजी का होता है 8.82 पाउंड। ठीक है, लगभग एक तरह से डबल ही होता है मेन का वुमेन के कंपेयर में। Next question, which of the following statement is correct about the Tawariq written for the Sultan of the Delhi Sultanate? These works are written in Urdu, which was the administrative language of Delhi Sultanate. Tawariq were written by people who hardly ever lived in cities. The author of Tawariq advised ruler about the need for good governance and just rule. Option D, Tawariq were not written by author to receive large reward from sultan। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तवारीख जो है वो काफ़ी हाईली स्किल्ड और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते थे जो कि गवर्नेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनानी होती थी उस पर राजा को सलाह दिया करते थे। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सी ही राइट आंसर है इसमें। और ये जो है आपका, ये लर्नड मैन को बोला जाता था, मतलब काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट लोग होते थे ये। और दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड दोनों में ये तवारीख जो है एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? कृष्णा वंश, दांती दुर्ग, अमोघवर्ष या ध्रुव। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा डांटी दुर्ग। डांटी दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था और इसका जो कैपिटल है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का वो मानेखेत था। और अराउंड 8th सेंचुरी, मिड 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था। कृष्णा वन जो है उन्होंने ही इलोरा का फेमस कैलाश टेम्पल बनाया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा, गंगेज ऑफ द साउथ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी आपको एक शिफ्ट में पढ़ाया था इसके बारे में। तो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी महानदी। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ लेंथ लगभग 1465 किलोमीटर है। यह सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर गंगा। गंगा पहली है और ये इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से। ठीक है, फ्लो डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, जा कर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसका स्टार्टिंग स्टेट कौन कौन सा कवर करती है? तो महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को भी टच करती है, मतलब इसका कैचमेंट एरिया आता है। ठीक है, गोदावरी डेल्टा, फर्टाइल गोदावरी डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश के पास। और पुष्करम फेस्टिवल जो है हर 12 साल में इसी नदी के ऊपर किनारे मनाया जाता है, पुष्करम मेला। कुछ टेरिटरीज देख लेते हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ना कि टेरिटरीज, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में प्राणहिता है। प्राणहिता कैसे बनी है? तो वर्धा, वेन गंगा और पेन गंगा से मिल करके प्राणहिता बनी है। ठीक है, इंद्रावती रिवर भी है जो नर्मदा ईस्ट से मिलती है इंद्रावती रिवर। और सबरी जो है आपका
ये भी आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तरफ से आकर के मिलती है। राइट बैंक में मंजीरा रिवर है, पेनगंगा और प्रवरा रिवर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टेड फैट chylomicrons is absorbed and transported through the lymph of from which organ। तो ये डाइजेस्टेड फैट जिसे काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होता है? तो स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फैट एब्जॉर्ब होता है। और ये जो है हमारा विली जो होता है ना, विली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ऐसा दिखता है कुछ, उसमें एक लैक्टेरल वेसल्स होता है, वहीं से आपका ये डाइजेस्टेड फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है शरीर में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लैक्टेरल दिखा रहा है ना, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड विच फोर्ट डिड द मॉडर्न सिटी ऑफ चेन्नई मद्रास डेवलप? फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज, जिंजी फोर्ट या आगरा फोर्ट? तो ये हो जाएगा सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब देखते हैं फोर्ट विलियम और पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में देखते हैं। तो इसे बनवाया था, इसका फाउंडेशन रखा था फ्रांसिस डे, अरे एक सेकेंड, इसका जो है फाउंडर थे फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे ये। और फोर्ट विलियम कोलकाता का बिल्ट हुआ था 1696 में सर चार्ल्स आयरी के द्वारा, और जॉन गोल्ड्सबोरो जो हैं वो ऑर्डर दिए थे फोर्ट विलियम बनाने के लिए। और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई का जो है वो 1640 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ध्यान रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज पहले इस्टेब्लिश हुआ था, फिर फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज 23 अगस्त सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया? ऑप्शंस देखते हैं। टू मार्क द बर्थडे ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून, टू कॉमेमोरेट डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, टू मार्क द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेलिब्रेट द सक्सेसफुल मून लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में, हिंदी में है ये सेम क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। फैक्ट देखते हैं कुछ। तो चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था इसरो के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। इसे LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और ये लैंड किया था 23 अगस्त 2023 में। और ये मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला ये है लैंडर है। तो विक्रम लैंडर जो है और प्रज्ञान रोवर, तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और जहाँ पे ये लैंड किया साउथ पोल पे, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंडियन इकोनॉमी क्रॉसेस द नॉमिनल GDP मार्क ऑफ 1 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था इंडिया के हिस्ट्री में। ये 2007 में $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी क्रॉस किया था पहली बार। अब देखते हैं कि कब कब इंडिया और भी ज़्यादा GDP क्रॉस किया है। तो 1 ट्रिलियन तो 2007 में, 60 साल लग गए आज़ादी के बाद। 2 ट्रिलियन 2014 में, सिर्फ 7 साल लगे। 3 ट्रिलियन 2021 में, फिर से 7 साल ही लगे। कोविड-19 के चलते थोड़ा डिले हो गया, उससे पहले ही हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। और 4 ट्रिलियन जो है वो 2024-25 में हो गया। 5 ट्रिलियन माना जा रहा है कि 2027 के शुरुआत तक में अचीव कर लेगा इंडिया, $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया? तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना था इंडिया का? तो ये 54.6% था। 2001 में आपका ये 58% था, मतलब घटा है। 2011 आते आते 4% का डिक्लाइन आया है। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो
दो मेन कैटेगरी, जिसमें एक कैटेगरी आता है कल्टीवेटर का जिसमें 24.6% लोग एम्प्लॉयड है, और एक आता है एग्रीकल्चर लेबर का जिसमें 30%। तो एग्रीकल्चर लेबरर्स ज़्यादा हैं कल्टीवेटर्स से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2001 में 58.2% था वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी प्रीफर टू वियर कॉटन क्लोथ इन समर सीजन? हम गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन ए, कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट एंड अलाउ इट टू इवापोरेट। कॉटन अलाउ एयर सर्कुलेशन विच कीप्स द बॉडी कूल। कॉटन क्लोथ्स आर लाइट, कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट ऑन द स्किन। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कॉटन का जो क्लोथ होता है उसमें स्वेट आराम से इवापोरेट कर जाता है जिससे कि कूलिंग सेंसेशन बना रहता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट होल्ड द रिसोर्स ऑफ परलाइट? भारत में वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास परलाइट के संसाधन है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। परलाइट जो है वो आपका वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, और ये जो है वॉल्केनिक ग्लास टाइप का होता है, और इसमें ऑब्सीडियन देखा होगा, चमकता हुआ जो काला पत्थर होता है जिसको चिप करके शार्प टूल बनाया जाता है, वही ऑब्सीडियन। फेल्सपार, मैग्नेटाइट, बायोटाइट या क्वार्ट्ज भी जो है परलाइट से ही मिलता है। इसमें जो है 70 to 75% सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन होता है, अलग अलग एल्युमिनियम का भी, आयरन का भी, और ये जो है परलाइट जो है वो प्यूमाइस में भी मिलता है जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और गुजरात, अकॉर्डिंग टू इंडिया मिनरल बुक, गुजरात जो है वो सोल होल्डर है परलाइट रिसोर्सेज इन इंडिया का। परलाइट जो है ना वो आपका कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, जैसे टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, उसका फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ना इसे एज अ मिट्टी का ना फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, फल फ्रूट्स उगा रहे हैं, तो उसमें भी परलाइट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद इज़ अ फंडामेंटल डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? तो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी गौतम बुद्धा, सी महावीर स्वामी या डी समुद्रगुप्ता। तो ये सी हो जाएगा महावीर स्वामी। ये जैनिज्म का एक फिलॉसफी है अनेकांतवाद। इसका मतलब ये है कि किसी एक चीज़ को ना आप सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते हैं कि वही चीज़ हो रहा है, उसका अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त एक जगह खड़े हैं और दूर से आपको धुआं उठते दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि अरे वहाँ आग लगा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आग नहीं लगा हो और वहाँ कोई सिगरेट पी रहा हो। फनी एग्जाम्पल था लेकिन ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एक हाथी है और लोग अलग अलग जगह से उस हाथी को ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो इंसान है इसको ये हाथी का पेट दिख रहा है और इसको सिर्फ हाथी का पेट ही दिख रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये तो एक दीवार है। ये हाथी का कान दिख रहा है और इसको लग रहा है तो ये तो एक पंखा टाइप का है। ये हाथी का ट्रंक दिख रहा है तो इसे लग रहा है ये तो भाला है। तो मतलब एक चीज़ का जो कि एक्चुअली में हाथी है उसका इतना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लोग निकाल रहा है, तो इसे अनेकांतवाद बोलते हैं, ठीक है। प्लूरैलिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन आपको हमेशा के लिए अनेकांतवाद समझ में आ जाएगा अब। तो कोर आइडिया क्या है? नो सिंगल पर्सन कैन क्लेम दैट टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब किसी इंसान को एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में नहीं पता है। रियलिटी इज़ मल्टीफेसेटेड। और एक शायदवाद भी होता है। अब इसमें देखिए शायदवाद को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे ना तो इसमें शायद जैसा प्रोनाउंस होगा, तो इसमें इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मे बी, शायद। तो शायदवाद और अनेकांतवाद जो है वो दोनों जैनिज्म से रिलेटेड है फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाट प्लियांग ऑल्सो नोन एज द प्लेट डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? तो ये जो छाट प्लियांग है ये हमारा मेघालय का एक फोक डांस है। देखिए इसमें प्लेट के साथ ऐसे डांस किया जाता है, ठीक है। एक सर पे बैलेंस किया जाता है और दोनों हाथों में भी बैलेंस किया जाता है प्लेट को।
अब मेघालय का फोक डांसेस देख लेते हैं। तो वंगाला डांस हो गया, गारो ट्राइब इसे परफॉर्म करती है, इसे 100 ड्रम डांस कहा जाता है। शाद सुख मैसियम जो है वो खासी ट्राइब परफॉर्म करती है। मेघालय जो है खासी ट्राइब जो है वो मेघालय की एक प्रोमिनेंट ट्राइब है। इसे डांस ऑफ चीयरफुल हार्ट कहते हैं। शाद नोंगक्रेम जो है वो खासी ट्राइब परफॉर्म करती है। लाहो डांस ये बेदेनखेलम फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है जयंतिया ट्राइब के साथ। जयंती ट्राइब इसे परफॉर्म करती है। तो 3 जो है प्रोमिनेंट ट्राइब है, गारो, खासी और जयंतिया, और ये हिल्स के भी नाम हैं मेघालय के। डोरेगट्टा डांस जो है वो गारो ट्राइब परफॉर्म करती है। का शाद मश्तिय खासी ट्राइब, ये स्वॉर्ड कॉम्बैट मतलब ये कॉम्बैट डांस है। और छात पिलांग जो है अभी हमने देखा जयंतिया ट्राइब परफॉर्म करती है प्लेट डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? ए पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, बी ट्रेड यूनियन, सी बैंकिंग या डी पुलिस। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है, ट्रेड यूनियन कंकरेंट लिस्ट में है जिस पे दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बना सकता है। बैंकिंग जो है वो यूनियन लिस्ट, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ पास कर सकता है बैंकिंग से रिलेटेड। और पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में है। पुलिस और जो जेल है, जेल मेंटेनेंस ऑफ जेल है, वो भी आपका स्टेट लिस्ट में ही आता है। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ 7th शेड्यूल का। तो ओरिजिनली जो है यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन फिर 3 सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट से उठा करके ये आपका यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए। तो करेंटली अभी 100 सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, अभी 61 हो गए। 5 सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट यूनियन में चले गए और कुछ कंकरेंट लिस्ट में चले गए। कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट था, फिर यहाँ पे आपका 5 सब्जेक्ट जुड़ गया, और जिसमें से एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब आपका जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री एक्सरसाइज ऑल्सो नोन एज plyometric is the best for developing explosiveness and lower body strength in खो खो। तो खो खो में क्या ये प्री एक्सरसाइज किया जाता है? तो ये फ्रॉग जंपिंग किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मेंढक कूद। ये आपका प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है जो कि खो खो खेलने से पहले किया जाता है, लोअर बॉडी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठकी होली इज़ अ यूनिक म्यूजिकल फॉर्म ऑफ होली सेलिब्रेशन एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। तो बैठकी होली उत्सव का एक अनूठा संगीतमय रूप है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा बी हो जाएगा, उत्तराखंड से एसोसिएशन है बैठकी होली का। ठीक है, कॉल्ड निर्वाण की होली। बैठकी होली इज़ अ यूनिक मंथ लॉन्ग म्यूजिकल ट्रेडिशन फॉर कुमाऊं, उत्तराखंड, और स्टार्टिंग फ्रॉम बसंत पंचमी और पौरुष होली दुल्हेंडी। फोक डांसेस देखते हैं और उत्तराखंड के, तो चोलिया हो गया कुमाऊं रेंज में, पांडव हो गया पांडव नृत्य गढ़वाल रेंज में, ये महाभारत का डिपिक्शन करता है। झोरा एंड चाचरी हो गया आपका, ये झोरा चाचरी भी उत्तराखंड का हो गया। लंगवीर नृत्य, भूटिया ट्राइबल डांस, चपेली, रमन, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, रमन जो है वो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी इसे ऐड किया गया है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है रमन फोक डांस। और बराडा नाटी, ये भी आपका उत्तराखंड का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सस्पिशियस। तो सस्पिशियस का सिनोनिम क्या करना है, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो डूबियस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सस्पिशियस का सिनोनिम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो कॉजिंग डाउट या मिसट्रस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट को भी ड्यूबियस बोलते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकरेंस, ऑक्यूरेंस और ऑक्यूरेंस। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑकरेंस का स्पेलिंग हो जाएगा OCCURRENCE, ऑकरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या है, तो डॉग एंड पोनी शो। ऑप्शन देखते हैं, रियल सब्सटैंटिव एंड इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, अ हाईली स्टेज इंप्रेसिव बट एम्प्टी प्रेजेंटेशन, a live, fun and engaging pet animal show, an honest, transparent and direct meeting। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको बहुत, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली में प्रेजेंटेशन बहुत बेकार होता है, बहुत एम्प्टी होता है। जैसे कि द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग वॉज लेस बिजनेस मोर अ डॉग एंड पोनी शो। मतलब बस बड़े बड़े बातें होती हैं, ग्राउंड पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। रिलेटेड इडियम देखते हैं तो बेल एंड विसल्स, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस एफर्ट्स। मतलब सिमिलर इडियम्स है आपका डॉग एंड पोनी शो से सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, वेट इन द विंग्स। तो टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, टू बी रेडी एंड अवेलेबल टू टेक एक्शन, टू फ्लाई हाई इन द स्काई, टू मेक समथिंग फुली डेवलप्ड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रेडी एंड अवेलेबल टू टेक एक्शन। वेट इन द विंग्स का मतलब होता है, मतलब आप बिल्कुल रेडी हैं किसी चीज़ पे एक्शन लेने के लिए, आप पूरे एंथुजियाज्म से स्टार्ट करने वाले हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 words आर गिवन, आउट ऑफ विच ओनली 1 word इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रोपेल, प्रोपेल, प्रोपेल एंड प्रोपेल। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है ड्राइव, ये ड्राइव फॉरवर्ड, पुश समथिंग फॉरवर्ड। जैसे कि प्रोपेलर होता है आपका ये का बड़ा बड़ा शिप्स का होता है जो प्रोपेलर, वो शिप को आगे ढकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिलाइट। तो इसका डिलाइट का एंटोनिम देखना है, तो ये हो जाएगा सॉरो। जॉय, ग्ली और प्लेजर जो है वो सिनोनिम है डिलाइट का। सॉरो मतलब दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ 16th नेशनल सेंसस 2027, व्हाट इज़ द रेफरेंस डेट सेट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। तो ये रेफरेंस डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2026 का है, ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। अब देखते हैं थोड़ा 16 सेंसस का फैक्ट जो कि 2027 में होने वाला है। तो ये 2 फेज़ में होगा। फेज़ 1 में हाउस लिस्टिंग का प्रोसेस होगा जो कि जून 1 से लेकर जून 30 तक होगा, ठीक है। और फेज़ 2 में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा जो कि सितंबर 2026 से कंडक्ट होना शुरू होगा। ये पहला फुली डिजिटल सेंसस है जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू होगा, और इसमें जो है कास्ट सेंसस का भी डेटा इंक्लूड किया जा रहा है। और ये जो है इसका रेफरेंस डेट है आपका 1 मार्च 2027, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 words आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 word इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। निफेरियस, निफेरियस, नेफेरियस, नेफेरस। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, निफेरियस, निफेरियस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो विकेड, इविल और मॉरली रॉन्ग, हिंदी में दुष्ट, नीच या अनैतिक। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज इन्वॉल्व इन नेफेरियस प्लॉट। सिनोनिम हो जाएगा विकेड, इविल, विलेनस, सिनिस्टर या इमोरल। एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस, मॉरल, नोबल, ऑनेस्ट एंड अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लिव्स फॉर प्लेजर, which of the following word matches the meaning above? Fanatic, happily go lucky, hedonist और misogynist। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, hedonist, वन हु लिव फॉर प्लेजर, ठीक है। उसके लिए प्लेजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में कुछ और नहीं होता है, इट्स कॉल्ड hedonist। इसका सिनोनिम देखते हैं तो प्लेजर सीकर, सेंशुअलिस्ट, एपिक्योर एंड बॉन विवेंट। एंटोनिम है एसेटिक, स्टोइक, मॉन्क या प्यूरिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन कैप्टन ऑफ इंडियन मर्चेंट नेवी? सुनीता गुडगावन, राधिका मेनन, टेसी थॉमस या किरण बेदी। तो ये हो जाएगा राधिका मेनन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये पहली वुमेन कैप्टन बनी इंडियन मर्चेंट नेवी की, ठीक है। राधिका मेनन पहली बनी वुमेन कैप्टन। ये जो क्या बोलते हैं, ऑयल प्रोडक्ट टैंकर की भी ये कैप्टन बनी थी, फीमेल कैप्टन। स्वर्ण स्वराज नाम था उस ऑयल टैंकर का।
इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला इन्हें 2016 में और इन्हें ऑनर किया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी के लिए। ठीक है, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड बनी थी ये अवार्ड जीतने के लिए जब इन्होंने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जीता था। एक्ट ऑफ ब्रेवरी क्या था, तो 2015 में इन्होंने 7 फिशरमैन को बचाया था डूबने से इन बे ऑफ बंगाल में, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी का अवार्ड मिला था। कैरियर का शुरुआत इन्होंने 1991 में किया था एज अ रेडियो ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक री इमेजिन योर लाइफ? शिव खेरा, जेफरी ई यंग, जैनेट एस कोस्लो, विनीता दावरा नांगिया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विनीता दावरा नांगिया। री इमेजिन योर लाइफ जो है वो विनीता दावरा नांगिया के द्वारा लिखा हुआ है। री इन्वेंटिंग योर लाइफ जो है वो जेफरी ई यंग और जैनेट एस क्लोस्को के द्वारा लिखा हुआ है। और लिव वाइल यू अलाइव शिव खेरा के द्वारा लिखा हुआ है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने ये दे दिया है कि अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप बना सकेंगे, क्योंकि हो रहा है एक्चुअली रिपीट, इट्स अ फैक्ट। इन जुलाई 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू इट्स वेविक्स startup accelerator platform launched an AI intelligence challenge to promote indigenous multilingual content creation and its usage in India. What is the name of AI challenge launched for startups to develop real-time language technology solution for India, for which? तो ये हो जाएगा कला सेतु के लिए लॉन्च किया गया ये AI को। ठीक है, वेविक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एंड डेट एंडिंग ईयर ऑफ द सेकंड 5-year प्लान? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा 1961 को सेकंड 5-year प्लान एंड हुआ था। 1 अप्रैल 1956 को सेकंड 5-year प्लान शुरू हुआ था। कुछ डिटेल देख लेते हैं तो 1956 से लेकर 1961 तक 1 अप्रैल 1956 को स्टार्ट हुआ था सेकंड 5-year प्लान। इसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं या महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। टारगेट ग्रोथ था 4.5% का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुआ था 4.3% का। तो इसे एक्चुअली फेलियर नहीं कहेंगे, मतलब अचीव कर लिया था टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान या अंगोला? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है। बाकी तीनों नहीं है ब्रिक्स का मेंबर। अब देखते हैं 2025 में कितने ब्रिक्स के मेंबर है। तो 10 कोर मेंबर है ब्रिक्स के। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये ओरिजिनल मेंबर हैं। इजिप्ट ने ज्वाइन किया है, इथियोपिया ने, ईरान ने भी ज्वाइन किया है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और इंडोनेशिया जो है वो फुल मेंबर बना 2025 के जनवरी-फरवरी मंथ में। ध्यान रखना है, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना भी इंटरेस्ट दिखाए थे ब्रिक्स ज्वाइन करने का, लेकिन अर्जेंटीना जो है वो पुल आउट कर लिया और सऊदी अरेबिया अभी तक कोई अपना डिसीजन नहीं दिया है। तो सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स का मेंबर अभी तक नहीं बना है। ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और इंडोनेशिया ये ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 व्हाट वाज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट टू अ टाइनी यूनिट? तो ये जो है आपका 1 लाख जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट था टाइनी यूनिट का इन 1977। ये जो है आपका इसका इन्वेस्टमेंट लिमिट को हमेशा रिवाइज किया गया है, तो रिवाइज देख लेते हैं। तो 1977 में टाइनी यूनिट का इन्वेस्टमेंट लिमिट था 1 लाख का, 1980 में 2 लाख का था और 1991 में 5 लाख का लिमिट था टाइनी यूनिट इन्वेस्टमेंट लिमिट। ठीक है, तो हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, आई नीड योर सपोर्ट। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी ऐसे कंटेंट लाऊंगा, एसएससी का भी पूरा PYQ मैं बताने वाला हूं आप लोग को वीडियोस के फॉर्म में। 40-40 मिनट का वीडियो रहेगा। और RRB NTPC का मैं 1 शॉट लाने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट का। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री
से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, करीब 420 से 450 क्वेश्चन हैं, वो सब मैं वन शॉट में बनाऊंगा 3 घंटे के अंदर आप लोगों को। ऐसे ही करके मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी का भी और जियोग्राफी का भी सबका मैं लाऊंगा। आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हैव अ गुड डे।